नमस्कार, मैं हूं बी.डी. अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछली एपिसोड में हमने चर्चा की थी फाइनेंस एक्ट 2024 पर नई स्कीम जो कि सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है, विवाद से समाधान। इसका उद्देश्य जैसा मैंने बताया था कि जो मैटर हमारे अपील में पड़े हुए हैं, उनको मैटरों को निपटाया जाए। हमारे देश में करीब 8 करोड़ करदाता हैं और 8 करोड़ करदाता में से भी करीब 4 करोड़ करदाता ऐसे हैं जो मात्र रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। सरकार का ये प्रयास है कि जो करदाता हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो करदाता जो टैक्स दे रहे हैं वो और टैक्स कैसे दें। ये परंपरा है और ये देखा भी गया है कि लोग इसलिए भी रिटर्न नहीं भरते, वो कहते हैं हमने किस झगड़े में पड़ना है, हम रिटर्न नहीं भर रहे, हम बड़े सुखी हैं। रिटर्न भरने के बाद हमें बहुत सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को हमें मिलना पड़ता है, इसलिए वो निश्चिंत हो जाते हैं। पहले तो आज हम 15 साल पहले की हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल बाद कुछ ना कोई अमनेस्टी स्कीम आती रहती थी। तो लोगों का ये कहना था कि भाई कोई बात नहीं, अगले 5 साल में अमनेस्टी में स्कीम आएगी तो एक बार दिखा के ही हम काम कर लेंगे। तो ये एक परंपरा सी बन गई थी। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से ऐसी स्कीमें सारी बंद हो गई हैं। लेकिन इनकम टैक्स को सरलीकरण करने का हमेशा ध्यान रहा है और सरलीकरण करते करते ये एक्ट अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि प्रोफेशनल्स को भी असेसमेंट ईयर देखने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोविज़न है, कौन सा प्रोविज़न आज एक्सिस्टेंस में है। लेकिन ठीक है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और हर जगह चेंज की दरकार है। अब जो करदाता से टैक्स कैसे वसूल किया जाए, करदाता स्वतः ही कैसे टैक्स दें, इसीलिए एक डिटररेंट भी बनाया गया है। इनकम टैक्स में प्रोविजनों में डिटररेंट भी है कि जिसके कारण करदाता सही रिटर्न भरें, सही कर दें। इसके लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम जो सरकार ने है, सर्च एंड सीजर है। ये बहुत बड़ा हार्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर सरकार बड़ी जब एक्शन लेती है तो हार्ड से एक्शन लेने के पहले बहुत सारी इंक्वायरियाँ करती हैं। इसके बाद एक सेक्शन है 133 जिसके अंदर सर्वे होकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसके बाद एक सेक्शन है 131 जिसके अंदर केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके सही आय की गणना की जाए, ऐसा है। इसी कड़ी में सेक्शन 147 से लेकर 151 तक पुनः रीअसेसमेंट का प्रोविज़न है, जिसके अंदर आपने जो रिटर्न भरी है उसके अंदर यदि डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो इस्टेब्लिश करती है कि आपने अपनी सही रिटर्न नहीं भरी है, तो वो आपका असेसमेंट को रीअसेसमेंट कर कर दोबारा असेसमेंट करेगा, तो उसका प्रोविज़न है। तो सेक्शन 147 जो कहता है वो आपका रीअसेसमेंट है, एस्केपमेंट ऑफ इनकम है। सेक्शन 148 के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट नोटिस देगा और 149 जो है लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करता है कि कब कब नोटिस इशू किया जा सकता है। और सेक्शन 151 के अंदर ये रीअसेसमेंट की अप्रूवल ऊपर हायर अथॉरिटी से लेनी होती है, इसका प्रोविज़न है। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि रीअसेसमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रीअसेसमेंट की आवश्यकता है इन परिस्थितियों में। नंबर 1, द असेसिंग ऑफिसर शुड हैव इंफॉर्मेशन। उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है कि आपने अपनी इनकम को कंसील किया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि आपने अपनी इनकम को छुपाया है। तो ये कारण होने के कारण आपको रीअसेसमेंट की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब जो इसका रीअसेसमेंट का जो मतलब क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगेगी? इन्फॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ रही है। जैसे आपने बैंक में ट्रांजैक्शन किए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, आपका असेसमेंट हो चुका है, आपकी फाइल ऑडिट में गई और ऑडिट में ऑब्जेक्शन लगा, तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है।
पहले जो ऑडिट के ऑब्जेक्शन थे वो रीअसेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन अभी जो फाइनेंस एक्ट 2024 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया है उसके अंदर ये रीअसेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन में मैंने पहले भी बताया था कि डबल टैक्सेशन ट्रेटी जो इंडिया ने डिफरेंट अदर कंट्री के साथ रखी है, उसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी एक इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे ही जो फेसलेस असेसमेंट है, अंडर फेसलेस असेसमेंट में सेक्शन 135 ए के अंदर या असेसमेंट के दौरान में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलती है उसके कारण भी आपका रीअसेसमेंट हो सकता है। इसी तरीके से जब सर्वे होता है तो सर्वे के दौरान में यदि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है तो उसके हिसाब से भी आपका रीअसेसमेंट होता है। तो डिपार्टमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर आपको रीअसेसमेंट के लिए नोटिस देता है, जो कि नोटिस अंडर सेक्शन 48 कहलाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कब कैसा आपका रोपिन हो सकता है? पहली जो व्यवस्था थी, पहली व्यवस्था ये थी, यदि आपका कंसीलमेंट 50 लाख रुपए से कम है तो 3 साल के अंदर आपका रीअसेसमेंट का नोटिस आ सकता था, और यदि 50 लाख से ज़्यादा है तो ये सीमा 10 साल की थी। अब सरकार ने इस सीमा को 10 साल से हटाकर 5 साल कर दिया है। अब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर यदि आपका कंसीलमेंट 50 लाख रुपए तक है तो नए प्रावधान के अंतर्गत डिपार्टमेंट आपको जिस साल आपका असेसमेंट क्लोज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा मार्च 26 में, तो मार्च 26 तक डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है, जो कि 3 साल और 3 महीने का होगा। मार्च 26 के बाद 3 साल 3 महीने। ऐसे ही यदि आपका कंसीलमेंट 50 लाख से ज़्यादा है तो ये 5 साल 3 महीने होगा। इस तरीके से सरकार ने इस फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया है कि जो 10 साल की लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा थी और असेसी को भी इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। इस अमेंडमेंट से पहले ये 6 साल की लिमिट थी, लेकिन बीच में 10 साल कर दी, 10 साल करके अब 5 साल कर दी। ये सरकार का अच्छा स्टेप है, एक वेलकम स्टेप है। अब जब नोटिस आता है तो असेसी को क्या करना होगा? अब इसका प्रोसीजर ये है कि पहले डिपार्टमेंट की नोटिस देगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको अपना जवाब देना होगा। यदि डिपार्टमेंट आपके जवाब से संतुष्ट है तो रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा, और यदि आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू होगा, और 148 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और रिटर्न फाइल करने के बाद आपका पुनः आयकर का निर्धारण होगा। जब आयकर का निर्धारण होगा तो असेसमेंट प्रोसीडिंग चलेंगी, और असेसमेंट प्रोसीडिंग में आप जो भी एविडेंस देना चाहें वो आप दे सकेंगे। तो इस तरीके से रीअसेसमेंट का सारा प्रोसीजर है। इसको करने के लिए, रीअसेसमेंट करने के लिए, नोटिस देने के लिए विभाग को एक अप्रूवल लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटी से। हायर अथॉरिटी कौन से? वो है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यदि आपका रीअसेसमेंट करना है तो सबसे पहले रीजन जो रीअसेसमेंट के हैं वो असेसिंग ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर को और ज्वाइंट कमिश्नर को एक नोट बना के भेजेगा। उस नोट की अप्रूवल कमिश्नर देंगे, इसके बाद ही 148 का नोटिस इशू हो सकेगा। यदि ऐसा नहीं है तो असेसमेंट इनवैलिड होगा। तो मैंने इस एपिसोड में आपको बताने की ये कोशिश की है कि आपका रीअसेसमेंट कब हो सकता है, रीअसेसमेंट की कंडीशंस क्या हैं, और रीअसेसमेंट करने के लिए सरकार को क्या करना है। इस संदर्भ में यदि आपने कुछ मुझसे पूछना है, कुछ आपके सुझाव हैं, तो आपका स्वागत है। आप मुझे मेरे मोबाइल पर, मेरे मेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।